तो बेटे आज हम डिस्कस करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित विषय के बारे में। ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा है, हमें कक्षा 9 की तैयारी करनी है, कक्षा 9 के एंट्रेंस एग्जाम की। और इसमें हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं गणित। और गणित का जो पहला अध्याय है उसका नाम है परिमेय संख्या। क्या नाम है? परिमेय संख्या। तो हमें परिमेय संख्या के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। पर परिमेय संख्या के अलावा भी बहुत सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी जब हम परिमेय संख्या को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पर प्राकृतिक संख्या की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, और इसे प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से। तो सबसे पहले किसकी बात करनी है? प्राकृतिक संख्या की बात करनी है। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं। आप जब भी वस्तुओं को गिनते हो, तो वस्तुओं को जब भी गिनते हो, जैसे हम कहें कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो जो भी बच्चा क्लास में बच्चों को गिनेगा वो 1 से ही तो गिनना शुरू करेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो गिनेगा। तो ध्यान रखना कि जब भी हम वस्तुओं को गिनते हैं तो 1 से गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। और वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर, और n से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ n यदि कोई पूछेगा एग्जाम्पल में, तो आपको एग्जाम्पल में बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते रहेंगे। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग की जाती हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद आ जाओ दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा पॉइंट क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, और W से इसे प्रदर्शित करते हैं क्योंकि होल नंबर की स्पेलिंग W से ही स्टार्ट होती है। जैसे नेचुरल नंबर की स्पेलिंग N से स्टार्ट होती है तो इसका संकेत N हुआ। इसी तरीके से होल नंबर की स्पेलिंग W से स्टार्ट होती है तो इसका संकेत क्या होगा? W। ठीक है। तो पूर्ण संख्या का मतलब है जीरो व प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से स्टार्ट होती हैं, सबको पता है। यदि उन प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 को भी मिला के लिख दो तो वे बन जाएंगी पूर्ण संख्या। क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्या। तो W कैसी होती है? देखो यहां से तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, पर हमने 1 से पहले किसे रखा? 0। 1 से पहले हमने 0 को रखा। जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी लिखा जाता है तो इस पूरे समुच्चय को, समुच्चय कहते हैं ग्रुप को, समूह को। ठीक है। समुच्चय का मतलब सेट, इंग्लिश में सेट कहते हैं, और समुच्चय का मतलब होता है समूह, ग्रुप। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में आप 0 भी जोड़ देते हो, 0 को भी मिला के लिखते हो, तो ये पूरा बड़ा जो समुच्चय बनता है ना, ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो यदि कोई मेरे से पूछता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो मैं क्या आंसर दूंगा? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और यदि कोई मेरे से पूछता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0। इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में, ध्यान रखना। क्लियर होगी दोनों बात? अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे। तीसरे नंबर पे हमें सीखना है पूर्णांक या इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर। और आपको स्पेलिंग से ही पता चल रहा है, इंटीजर की स्पेलिंग I से स्टार्ट होती है, तो इंटीजर का संकेत क्या होगा? I। पूर्णांक क्या होते हैं कि आपके पास कुछ ऋणात्मक संख्याएं हैं और कुछ पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं हमने ऊपर पढ़ी हैं। ये पूर्ण संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं? 0 से। तो जब पूर्ण संख्याओं के साथ साथ आप ऋणात्मक संख्याओं, यानी ऐसी संख्या जिसमें माइनस का निशान लगाया गया हो, ऐसी संख्याओं को रखते हो, तो वो जो बड़ा समुच्चय हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं पूर्णांक, यानी ऋणात्मक संख्याएं प्लस पूर्ण संख्याएं। अब क्या होगा? ऋणात्मक संख्याएं -4 -3 -2 -1 0, -1 तक तो ये सारे ऋण पूर्णांक हैं, यानी ऋणात्मक संख्याएं हैं। उसके बाद हमने 0 से जो लिखी हैं वे सब क्या हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या हैं? सारी पूर्ण संख्याएं। 0। अब आप कहोगे कि सर पूर्ण संख्याओं में तो आपने खाली 1 लिख रखा था और यहाँ आपने लिख दिया +1। तो बेटे 1 और +1 दोनों का एक ही मतलब है। आप 1 के पहले कोई निशान नहीं है तो समझो प्लस का ही निशान है। किसका निशान है?
तो -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 और आगे चलता रहेगा और इधर भी आगे चलता रहेगा। इधर -4 से छोटी संख्या आएगी -5 और -5 से छोटी आएगी -6। तो ये इसमें हमने दो चीजें ली हैं पूर्णांक में, एक तो ऋणात्मक संख्याएं ली हैं और एक पूर्ण संख्याएं ली हैं। जो ऋणात्मक संख्याएं होती है ना बेटे, इन्हें हम कहते हैं ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं? माइनस वाली सभी संख्याओं को ऋण पूर्णांक कहते हैं, माइनस वाले पूर्णांकों को। और जो प्लस वाली संख्याएं हैं इन्हें क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। और जो बीच में 0 है वो तो ना तो माइनस वाला ना तो प्लस वाला, इसलिए उसे क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक। क्लियर हो गया? तो अब आपको पता चल गया प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होंगी, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होंगी और पूर्णांक 0 के इधर भी चलेंगे और इधर भी चलेंगे। 0 से राइट साइड में जो होंगे वे तो प्लस वाले होंगे, उन्हें आप कहोगे धन पूर्णांक। और 0 से लेफ्ट साइड में जो होंगे वे माइनस वाले होंगे, उन्हें आप कहोगे ऋण पूर्णांक। नंबर 4, चौथी बात क्या सीखनी, ध्यान से सीखना बिल्कुल। चौथी बात आपको सीखनी है सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर्स। और इवन नंबर की स्पेलिंग से ही पता चल रहा होगा, इनका संकेत होता है ई। क्या होता है? सम संख्याएं 2 से पूर्णतया अर्थात पूरी पूरी कटने वाली संख्या। जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है ना, कोई भी शेषफल नहीं बचता। पूरी कटने का ये तो मतलब है, जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी कटती है उसे आप सम संख्या कहोगे। क्या कहोगे? सम संख्या। जैसे 2 तो 2 से कट ही जाएगा। 4 6 8 10 12 14 16 18 ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है, ध्यान से सुन लो, इस बात को दिमाग में घुसा लो अपने बिल्कुल एकदम। जो संख्या 2 से पूरी पूरी कट जाती है उस संख्या को क्या कहते हैं? सम संख्याएं। सम संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। उसके बाद आते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वें पॉइंट पे आ जाओ। 5वां पॉइंट है विषम संख्याएं या ओड नंबर्स। और ओड नंबर ओ से स्टार्ट होता है, तो ओड नंबर का संकेत क्या होगा? ओ। तो 2 से पूरी पूरी न कटने वाली संख्याएं, जो भी संख्या 2 से नहीं कटती पूरी पूरी यानी पूर्णतया विभाजित नहीं होती, उस संख्या को आप कहोगे विषम संख्या। जैसे 1 तो 2 से कटने की ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 से तो छोटी ही है। उसके बाद 3 बताओ 2 से कट जाएगी क्या? 5 7 9 11 13, इस तरह बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती हैं। जो भी संख्या 2 से पूरी पूरी नहीं कटती है उस संख्या को हम कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं नंबर 6 पे, अभाज्य संख्याएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, ध्यान से समझो बेटे, सबका ध्यान यहाँ बोर्ड पे होना चाहिए। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर, क्या कहते हैं इंग्लिश में? और इसका संकेत क्या होगा? अभाज्य संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी से न कटें, यानी या तो एक से कट जा संख्या और या फिर अपने आप से कट जा, एक और अपने आप के अलावा किसी और से बिल्कुल भी ना कटे, तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, अब यहां बच्चे सोचेंगे 2 1 से तो कट जाता है भाई, 1 दूनी 2, 1 से तो सारी संख्याएं कट जाएंगी, ये तो बात आपकी समझ में आती होगी। बादल यहां देख इस जगह, 1 से तो सारी संख्या कट जाएंगी और 2 अपने आप से भी कट जाएगा, 2 ही कम 2, पर क्या 1 और अपने आप के अलावा किसी और से कट सकता है वो? इसी तरीके से 3 भी या तो 1 से कटेगा और या तो अपने आप से कटेगा। इसी तरीके से 5, इसी तरीके से 7 11 13, ये सारी ऐसी संख्याएं हैं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर अपने आप से कटती हैं। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। आपको एक चीज ध्यान रखनी कि जितने भी हम परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, जितनी भी बातें हम सीख रहे हैं, इनके इंग्लिश में भी नाम आपको जरूर पता होने चाहिए, जरूर पता होने चाहिए। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स। अब आ जाओ 7वें पॉइंट पे डिस्कस करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और इसका संकेत क्या है? सी। जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटती है, मतलब वे सभी संख्याएं जो 1 से तो कटेंगी और अपने आप से तो कटेंगी,
पर उसके अलावा भी किसी ना किसी से जरूर कटेंगी। समझ रहे? जैसे 4, 4 1 से कटेगी, 1 से तो सारी संख्या कटती हैं। 4 अपने आप से कटेगी, पर 4 2 से भी तो कटेगी। तो इसका मतलब 4 में अपने आप से कटने की एक क्षमता है, 1 से कटने की क्षमता है, और इन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटने की क्षमता है इसमें। तो इसलिए 4 को हम कहेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य माने जिन्हें भाग दिया जा सकता है एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी। जैसे 12, अब 12 देख रहे हैं आप, 1 से तो इसे कटना ही है, 1 से तो सारी संख्या कटती हैं, अपने आप से तो सारी संख्या कटती हैं, पर 12 तो 2 से भी कटेगा, 12 तो 3 से भी कटेगा, 12 तो 4 से भी कटेगा, ठीक है, 6 से भी कटेगा, और 12 अपने आप से कटेगा ही। मतलब जो संख्या देखो, जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी कटती है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। बताओ समझ में आई क्या बात? जल्दी से लिख लो आप पोज करके। 8वें नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर पे हम समझेंगे सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याओं का मतलब जो एक दूसरे से ना कटती हो, या तो यूं कहो, या फिर यूं कहो कि जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा। जैसे ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, मतलब एक और उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो एक के अलावा, ठीक है। जैसे मैं अभी एग्जांपल में आपको समझा रहा, जैसे ये 2 संख्याएं हैं 2 और 3, इनका हमने एक जोड़ा बनाया। ये दोनों ऐसी हैं कि जब इनके गुणनखंड करोगे कि इसका एक गुणनखंड 1 आएगा और इसका भी आएगा 1। कैसा आएगा? बच्चे सोचते हैं कि सर कैसा आएगा 1? देखो 2 और 3, जब आप 2 के टुकड़े करोगे तो आप ऐसे ही तो करोगे, 2 एकम 2, तो इसके गुणनखंड कितने आए? 2 गुणा 1, यही तो आया। और जब आप 3 के टुकड़े करोगे तो 3 के टुकड़े ऐसे करोगे आप, 3 एकम 3, तो यहाँ किस तरह आए इसके गुणनखंड? 3 गुणा 1। तो यूं बताओ, इसके गुणनखंड में भी 1 है और इसके टुकड़े करे गुणनखंड करे इसमें भी 1 है, तो इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। कोई सी भी 2 संख्याएं आप ले लियो और उनके टुकड़े कर दियो, उन दोनों संख्याओं के टुकड़ों में अर्थात गुणनखंड में 1 तो कॉमन होगा ही। कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं? आपके पास कोई सी 2 ऐसी संख्याएं होनी चाहिए, 2 या 3 हो या 4 हो, कि उनके आप टुकड़े कर दो, गुणनखंड कर दो, और यूं देखो कि उनके गुणनखंडों में 1 के अलावा और भी कोई टुकड़ा या गुणनखंड कॉमन है या नहीं। यदि उनके गुणनखंडों में केवल 1 कॉमन है, यानी 1 उभयनिष्ठ है, 1 उभयनिष्ठ है, तो ऐसी दोनों संख्याओं को आप कहोगे सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक संख्या तो है 5, ठीक है, और एक संख्या है 15। अब मैं इन दोनों को चेक करूंगा कि इनके टुकड़ों में कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ है या नहीं है 1 के अलावा। जब मैं 5 के टुकड़े करता हूं तो 5 के टुकड़े आते हैं 5 एकम 5, तो इसके टुकड़े ये लिख दिए 5 गुणा 1। और जब मैं 15 के टुकड़े करता हूं तो 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5, यानी इसके टुकड़े आए 3 गुणा 5 गुणा 1। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 1 तो कॉमन होना ही है, ये तो पक्की बात है, इसे तो होना ही कॉमन, पर क्या 1 के अलावा भी कोई टुकड़ा कॉमन है? कौन सा है बताओ? 5 है ना कॉमन, ये देखो 5 कॉमन है। इसका मतलब 5 और 15 को मैं सह अभाज्य संख्याएं नहीं कह सकता। 5 और 15 को सह अभाज्य संख्या नहीं कह सकता। सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनके टुकड़ों में, टुकड़ों को हम कहते हैं गुणनखंड, जिनके गुणनखंड में 1 के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। बताओ समझ में आई क्या बात? यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्याएं हैं कि जब आप उनके गुणनखंड करते हो और उनके गुणनखंडों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, तो समझ जाओ कि वे दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। देखो एक बार दोबारा परिभाषा पढ़ रहे, ऐसी 2 या अधिक संख्याएं जिनमें 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अब समझ में आया? जैसे 2 और 3,
इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आएगा वो एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ और नहीं आएगा। इन्हें देखो 5, 9 और 11, जब इन तीनों के आप टुकड़े करोगे तो इनके टुकड़ों में, इनके गुणनखंडों में भी जो कॉमन आएगा वो एक ही आएगा, एक के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो इन तीनों संख्याओं को भी हम कह सकते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जब आप इनके टुकड़े करोगे 16 के, 21 के और 65 के, इनके टुकड़े करने का मतलब इनके गुणनखंड करोगे। जब आप इनके गुणनखंड करोगे तो इनके गुणनखंडों में भी एक कॉमन होगा, एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं होने का, यानी 1 होगा उभयनिष्ठ। तो ये भी तीनों क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। बताओ समझ में आया क्या? अब आ जाओ नंबर 9 पे। 9वीं बात आपको क्या सीखनी, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही परिमेय संख्याएं हैं। और परिमेय संख्याएं हालांकि आपने क्लास 6ठी में, 7वीं में पढ़ी है आपने, पर परिमेय संख्याओं को ध्यान से समझो जरा। देखो क्या है, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q क्या नहीं होना चाहिए, 0। देखो p बटे q के रूप में लिखे जाने का सारा मतलब आपको समझना पड़ेगा। यहाँ जो p है ना, इसे आप अंश कहते हो, जो बटे के ऊपर लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, अंश, और जो बटे के नीचे लिखा रहता है उसे क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो हमें इतना तो पता है कि जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हो या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हो, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होने चाहिए। पर एक बात यहाँ गौर से समझने वाली है जिसे आपको समझना पड़ेगा आज हर एक हालत में। भाई आपका जो p है ना, ये भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और q भी क्या होना चाहिए? ये दोनों पूर्णांक होने जरूरी हैं। यदि ये पूर्णांक हैं, अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है, तो समझ जाओ आपने परिमेय संख्या यहां लिख दी। अब देखो, हमने पढ़ा ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q बराबर किसके नहीं होना चाहिए, 0 के। q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ p बटे q में आपको पता होना चाहिए कि p तो होता है अंश और q क्या होता है, हर। और अंश और हर दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। एग्जाम्पल 3 बटे 5, 7 बटे 9, ये 2 उदाहरण है। जितने भी पूर्णांक है, यदि मैं पूछ लूं दो परिमेय संख्या है क्या, यदि मैं पूछ लूं 2 परिमेय संख्या है क्या, तो आप 2 को 2 बटा 1 तो लिख सकते हो। और 2 बटा 1 आपने लिख दिया तो इसका मतलब परिमेय संख्या है, पक्की बात है। ठीक है, अब देखो यहाँ नंबर 10, यहाँ वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। कुछ बच्चों को यहाँ इस परिभाषा में कंफ्यूजन हो रहा होगा। मैंने आपको बताया जिस भी संख्या को p बटे q के रूप में आप लिख सकते हो उस संख्या को आप कहते हो परिमेय संख्या, और जिसमें p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। अब देखो 10वें नंबर पे जो हमें सीखना है वो है अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। सुनियो, कंफ्यूजन दूर करूंगा। जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। लिखा हुआ p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी, यानी अंश भी पूर्णांक होना चाहिए और हर भी पूर्णांक। जैसे √2, ये क्या लिखा हुआ, √2 या 2 का वर्गमूल। अब मुझे यूं बताओ, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आपने √2 लिख दिया, हम तो इसके बटे में 1 लिख देंगे। हर बटे में 1 लिख के हम आपको कह रहे हैं कि p बटे q के रूप में, तो इसे p बटे q के रूप में तो आपने लिख लिया, इसे p बटे q के रूप में तो आपने लिख लिया। ठीक है, अब मुझे यूं बताओ कि p बटे q के रूप में जब आपने इसे लिख लिया तो p और q दोनों पूर्णांक हैं क्या, हैं पूर्णांक दोनों। आप कहोगे जी ये तो पूर्णांक है क्यों, पर √2 तो बेटे पूर्णांक नहीं है। ये तो मैंने कहा कि p बटे q के रूप में जब आप लिखते हो तो दोनों पूर्णांक होने चाहिए, अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी। इसका हर तो पूर्णांक है, पर क्या इसका अंश पूर्णांक है, नहीं। तो इसलिए हम यूं कह रहे हैं कि √2 कोई परिमेय संख्या नहीं है। √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो √2 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है। ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखो 11वें नंबर पे, आप 11वां पॉइंट देखो। 11वां पॉइंट है वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। बहुत आसान है, सबके समझ में आ जाएगा एकदम। देखो ध्यान से, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या होती हैं वे भी वास्तविक संख्याएं हैं, और जितनी भी अपरिमेय संख्या हैं वे भी वास्तविक संख्याएं हैं। सारी वास्तविक संख्या होती हैं।
जैसे √5। √5 बताओ परिमेय है या अपरिमेय? अपरिमेय है, वेरी गुड, अपरिमेय है। अपरिमेय है तो अपरिमेय संख्या को भी तो वास्तविक संख्या कहते हैं। 7/4 परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय है, क्योंकि P/Q के रूप में लिखी हुई और P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। अब 1/2 परिमेय है या अपरिमेय? तो 1/2 परिमेय संख्या है, तो ये भी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तो पाई का मान आपको पता है ना 22/7 होता है। यदि आप 22/7 यहाँ लिखोगे तो परिमेय संख्या है, और यदि पाई लिखोगे तो अपरिमेय, क्योंकि पाई को लिखते हुए हमें पता ही नहीं चलता है कि वो पूर्णांक है या नहीं है ना। तो चाहे ये परिमेय हो, पाई के रूप में ना लिखी हो, 22/7 के रूप में लिखी हो तो परिमेय है, पाई के रूप में लिखी है अपरिमेय है। चाहे ये परिमेय है चाहे अपरिमेय है, वास्तविक संख्या तो है ही। -1 क्या है? पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? वेरी गुड, ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक है तो आप -1/1 तो लिख सकते हो इसे, यानी ये परिमेय संख्या ही है। क्या है ये? और परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो, इन सबको कुल मिलाकर क्या कहते हैं? 0, 5, कोई सी भी संख्या हो, चाहे वो परिमेय है चाहे अपरिमेय, इन सारी संख्याओं को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। बताओ ये सारी बातें आपके समझ में आई क्या? इससे अगला टॉपिक हम करेंगे कल डिस्कस। ठीक है, बस इतना ही पढ़ेंगे आज, जल्दी से आप लिख लो इसे।